नमस्कार। आज बीए प्रथम वर्ष प्राइवेट स्टूडेंट्स का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र हुआ। जो अपने नोट्स तैयार किए थे उनमें से अधिकतर प्रश्न आए हैं। अभी हिंदी साहित्य का रेगुलर विद्यार्थियों का आगामी पेपर होने वाला है, तो इस पेपर को अपने हल कर रहे हैं। इसमें से उम्मीद है कि तकरीबन इन 40 प्रश्नों में से तकरीबन 10 से 12 प्रश्न आपके रिपीट होंगे और अन्य प्रश्न भी इनके अनुसार ही आने वाले हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य देखें और साथ ही देखें भी किस प्रकार से नोट्स में से प्रश्न उठे हैं और हमें किस प्रकार से पढ़ना है। जो रेगुलर विद्यार्थी है उनके ये प्रश्न पत्र बहुत ही काम आने वाला है, तो सभी इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। जैसे पहला प्रश्न है, साहित्य इतिहास में आज के समय में काल द्योतक की कौन सी इकाई का प्रयोग करना चाहिए। देखो ये क्या पूछा है कि आज के समय में कौन सी इकाई का प्रयोग करना चाहिए। तो आज तो हम ईसवी सन का प्रयोग करते हैं, पहले विक्रमी संवत का प्रयोग होता था और आज कौन सी इकाई करना चाहिए, ईसवी सन का। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए था, विक्रमी संवत का प्रयोग पहले था, वर्तमान में ईसवी सन का करते हैं। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य है, ये नोट्स में दिया हुआ है प्रश्न। विधेयवादी पद्धति का तात्पर्य है जिसमें सारी चीजें जातीय परंपरा, राष्ट्रीय, सामाजिक वातावरण का विश्लेषण हो, उसको विधेयवादी पद्धति कहते हैं। और आप लोगों को पता है विधेयवादी पद्धति के जनक है तेन, और भारत में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखना, इस पद्धति के जनक हैं तेन और भारत में प्रयोग करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप ध्यान रखना, इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा रेगुलर विद्यार्थियों के पेपर के अंदर। फिर तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रकृति के वर्णन, चित्रण, विवेचन, विश्लेषण को क्या कहते हैं। ये तो हमें पता है, साहित्य का पेपर है, तो वह क्या कहलाता है, वह साहित्य कहलाता है। फिर दिया हुआ है, सिद्ध सामंत काल का नामकरण आदि काल के विषय में किस विद्वान ने दिया। ये भी हमारे नोट्स में उपलब्ध है। तो सिद्ध सामंत काल दिया राहुल सांकृत्यायन ने। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, भी आदि काल के जितने भी नामकरण है, नोट्स के अंदर लगभग 10 नाम दिए हुए हैं, 10 में से एक ही पूछ लिया गया, बाकी 9 आप लोगों को याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर है अपने पास में कि मिलान करना है। ये देखो, ये सारी पुस्तकें मैंने नोट्स के अंदर दी हुई है। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी, बिसलदेव रासो नरपति नालय ने लिखी, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी, प्रमाद रासो देखो जगनीक की लिखी हुई है, मधुकर कवि की नहीं लिखी हुई है। अब लोग नोट्स में ये दिया हुआ है कि मधुकर कवि की कौन सी रचना है, तो आप लोगों को इसकी रचना पढ़ लेना है और इनको भी पढ़ना है, और परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आने वाला है। फिर ये देखो, ये पूरा का पूरा प्रश्न अपने नोट्स के अंदर दिया हुआ है। करहा का क्या तात्पर्य है, करहा दे सुहावनाओं में जू सांसरवाड़ी। अब ध्यान रखना, भी करहा शब्द का अर्थ पूछा है, तो हमें पता है करहा शब्द ऊंट को कहते हैं। ठीक है, ये भी नोट्स में अपने दिया हुआ है। ये लगभग सारे प्रश्न है वो नोट्स में से क्रम वाइज आपके यहाँ आए हुए हैं। फिर दिया हुआ है ये पैराग्राफ बनाकर, इसके अंदर से कुछ शब्द शक्तियों के बारे में पूछा है, तो ये आप लोग पढ़ लेना, और इसका उत्तर है भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित प्रभावान्विति। फिर ये नोट्स का फिर प्रश्न आ गया हमारे, मनहू कला ससिभान कला 1600 बनी है पंक्ति में पूर्व भाग में कौन सा अलंग है। तो ये देखो, मनहू मानहो मनु जानहो जनू में हमें पता है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और फिर ये देखो पुनः ये प्रश्न, किताब में जो हिंदी की किताब है उसके प्रारंभ में ही लिखा हुआ है, ढोला मारू राधुआ लोक काव्य में मुख्य रूप से कौन सा रस है। तो हमें पता है ढोला मारू में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक मिलता है। फिर देखिए 10 नंबर प्रश्न है, ये देखो, एक थाल मोती से भरा सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसमें से एक न गिरे। ये देखो, ये सारी की सारी कहावतें किसने लिखी हुई है, ये कहावतें अमीर खुसरो की लिखी हुई है। हमारे लेसन भी है, पाठ भी इसका। ठीक है, फिर लिखा हुआ ये देखो, लल्लू लाल जी की कृति का नाम क्या है, प्रेम सागर। ये याद रखना, परीक्षा में आ सकता है आपके। लल्लू लाल जी की कृति का नाम है प्रेम सागर। के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके बारे में कथन सत्य ये है, इसकी भाषा कथा वार्ता के अनुरूप है, इसमें शब्द रूप निश्चित भाषा ब्रज रंजित शैली पंडिता हुए। तो आपके लिए महत्वपूर्ण है इसकी रचना का नाम प्रेम सागर। ये भी नोट्स में दिया हुआ है, ध्यान रखना। फिर है ये प्रश्न भी अपने नोट्स के अंदर ही है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। तो आपको पता है इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी रचना है। फिर देखिए, आदिकाल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, और प्रवृत्ति आदिकाल की प्रवृत्तियों वाले पॉइंट में दिया हुआ है प्रश्न। इसमें आदिकाल में वीर और श्रृंगार रस का प्रयोग हमें मिलता है। ध्यान रखना, भक्ति काल का प्रयोग किसमें मिलता है, भक्ति और अध्यात्म का प्रयोग हमें भक्ति काल में मिलता है। भाषा अलंकार लक्षण और आचार्यताओं का निरूपण हमें रीति काल में मिलता है। तो आदिकाल की विशेषता कौन सी हुई, वीर रस और श्रृंगार रस का प्रयोग। ये आदिकाल की प्रवृत्तियों वाले पॉइंट के अंदर ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। फिर देखो, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोग के संदर्भ में यह कथन किसकी है, तो यह कथन है टी.एस. इलियट का लिखा हुआ है। ये शायद नोट्स के पहले जो लेसन है, पहला ही पेज है, उसके ऊपर आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। फिर देखो, गारसा दयातासी द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताओ। तो गारसा दयातासी का ग्रंथ का नाम क्या है, इस्तवार द लय लित्योत्तर एंदो ये हिंदुस्तान। ये भी अपने वहीं से आ गया प्रश्न। अब आप लोगों को ये प्रश्न तो याद करना है, साथ में ये भी पढ़ना है, द मॉडर्न, इसका उत्तर ये है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी लिखी हुई है, जॉर्ज ग्रियर्सन की। ध्यान रखना, परीक्षा में ये आ सकता है। अब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी रचना है, जेम्स टोड की है। गारसा दयातासी की रचना कौन सी है, इस्तवार द ला लेत्योत्तर एंदो ये हिंदुस्तानी। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ। ये देखो 1883 ईस्वी के अंदर। ये भी नोट्स में मिलेगा आप लोगों को। हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास लेखन का कार्य कौन सी संस्था ने किया, नागरी प्रसारणी सभा ने। ये भी मिल जाएगा। मिस्र बंधुओं द्वारा रचित
साहित्य इतिहास का नाम लेखन करो। ये तो आप लोगों को भूलना ही नहीं चाहिए, मेरे नाम पे लिखा हुआ है ये तो मिस्र बंधु विनोद, ये भी आप लोगों को नोट्स में उपलब्ध हो जाएगा। मिस्र बंधु द्वारा रचित साहित्य इतिहास का नाम है मिस्र बंधु विनोद। आप ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसका है, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ये आप लोग ढूंढ लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा, यानी कि जिस ऐसा कौन सा काल है जिसमें सर्वाधिक विवाद है, तो इन सब में आदिकाल ही है जिसमें सर्वाधिक विवाद है, ठीक है। और फिर है रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है, तो ये देखो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, बड़ा ही प्रसिद्ध है लेकिन इसकी ऐतिहासिकता विवादित है। ध्यान रखना, ग्रंथ विवादित नहीं है, इसकी ऐतिहासिकता, इसके अंदर जो इतिहास ग्रंथ तारीखें दी हुई है वो विवादित है। और किसका लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, चंद्रवरदाई का। अब आप ध्यान रखना, परमाल रासो किसका है ये पढ़ लेना, मीर रासो किसका ये देख लेना, कुमार रासो किसका ये देख लेना। यहां से प्रश्न आने वाला है, प्रश्न आएगा, ये देखो आएंगे आगे। अमीर रासो के रचनाकार कौन है, तो अमीर रासो ग्रंथ का रचनाकार सारंगधर है। ध्यान रखना, नरपति नालय का ग्रंथ कौन सा है, जगनीक का कौन सा है, और देवसेन का कौन सा है, ये भी आप लोगों को याद करना होगा क्योंकि परीक्षाओं में ये आने वाला है। देखो 5-6 प्रश्न आगे इससे संबंधित, 3-4 प्रश्न पीछे चले गए और 2 प्रश्न ये रहे, अभी आगे और भी आ जाएंगे इससे संबंधित, तो ये पढ़ने हैं आप लोगों को अच्छे से। फिर देखो आदिकाल जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। जैन साहित्य किस में लिखा गया, जैन साहित्य, आदिकाल का जो जैन साहित्य है वो अपभ्रंश में लिखा गया है। ध्यान रखना, इसका ये उत्तर सही होगा, ठीक है। जैन साहित्य है वो अपना आ जाइए तो अपने अपभ्रंश करना है। वैसे ये प्राकृतिक में भी लिखा गया है लेकिन आदिकाल जो हमारा शुरू किया गया है 1000 ईस्वी से, तो 1000 ईस्वी के बाद का जो है वो अपने उत्तर अपभ्रंश के अंदर ही करना है इसका, ठीक है। अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध कवि का नाम, ये किताब के अंदर शुरू में लिखा हुआ, नोट्स में भी है भी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो अब्बुल हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। ऐसे ही ये भी नोट्स के अंदर अपने उपलब्ध है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका विषय क्या है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। फिर है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो नोट्स में उपलब्ध है, सिद्धों की वाम मार्गी कृच्छ्रप साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप कौन सा धर्म आया, सिद्धों की प्रतिक्रिया के स्वरूप कौन से धर्म का विकास हुआ, यानी कि सिद्धों से कौन सा धर्म पंथ निकला, तो नाथ पंथ निकला। ये भी प्रश्न नोट्स के अंदर उपलब्ध है। फिर है डिंगल पिंगल आदिकालीन साहित्यिक व्यक्ति की 2 शैलियां हैं, कौन सी है, डिंगल और पिंगल है, जिसमें पिंगल का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, डिंगल का प्रयोग राजस्थानी मिश्रित है, पिंगल का प्रयोग ब्रज भाषा मिश्रित है। तो जहां ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, पिंगल का संबंध है ब्रज भाषा से। और अब डिंगल का ध्यान रखना आ सकता है, डिंगल का संबंध कौन सी भाषा से है, तो ये राजस्थानी से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही है विद्यापति मुख्यतः किस भाषा के कवि है, तो विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मैथिली भाषा मुख्यतः पूछा है, वैसे तो सभी भाषाओं के ज्ञाता हैं ये, लेकिन मुख्यतः मैथिली भाषा से संबंधित है, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। और ऐसे ही खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ये देखो ये प्रश्न नोट्स में सारे ही उपलब्ध हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो खड़ी बोली का प्रथम कवि, ध्यान रखना, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है, ये मैंने लिख रखे हैं ताकि आपकी याद रहे। खड़ी बोली कवि अमीर खुसरो है। और हिंदी का अगर ऐसा पूछ लिया जाए, हिंदी का प्रथम कवि तो सरहप्पा। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो, हिंदी का प्रथम कवि सरफा, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन। ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना, यहां से भी प्रश्न आने वाला है। देखो सरहपा हिंदी का प्रथम कवि सरफा, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार, श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन। विद्यापति की पदावली निम्नलिखित में से मुख्यतः किस कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है, तो विद्यापति की पदावलियों में श्रृंगार रस मुख्य रूप से प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रखना, श्रृंगार के साथ भक्ति रस भी है लेकिन हमें उत्तर करना है श्रृंगार रस। फिर है आदिकाल का महत्व, हिंदी भाषा साहित्य के प्रारंभ की दृष्टि अक्षुण है लेकिन इस युग का साहित्य तत्कालीन परिस्थितियों के बीच जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष की अनदेखी कर रहा था। वह पक्ष कौन सा था, तो इसमें ध्यान रखना आदिकाल में धार्मिकता भी लिखी गई थी, राष्ट्रीयता भी उसमें आ जाती है, लेकिन सामाजिक और वैज्ञानिकता उसके अंदर प्रदर्शित नहीं होती है, इसलिए अपने इसका उत्तर सी और डी होगा। ये जो आदिकाल की जो विशेषताएं है ना उसके अंदर ये सारा का सारा विवरण आपको मिलेगा। फिर है आदिकालीन कवियों की स्वच्छंद अनुभूति का चित्रण मुख्य रूप से कौन से छंद में हुआ है, तो दोहा छंद के अंदर हुआ है। आदिकाल के विषय में कौन सा कथन सत्य है, देखो आदिकालीन साहित्य में कथ्य व शिल्प की विविधता नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है कि इसमें कथ्य और शिल्प की विविधता है। ये है आदिकाल की जो विशेषताएं नोट्स में दी हुई है वो पढ़ लेना, उसी का ये प्रश्न है बना हुआ। फिर है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको जो इतिहास ग्रंथ पढ़ोगे नोट्स में तो उसमें मिल जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र का लिखा हुआ है, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड जिसे रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, उसे डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, आदिकाल कहते हैं उसी कालखंड को। ये सारे नाम जो दिए हुए हैं नोट्स में उपलब्ध हैं और इनको कहने वाले इनके रचनाकार भी उसमें दिए हुए हैं, अच्छे से पढ़ लेना, वहां से भी प्रश्न आने वाला है।
हिंदी साहित्य की भूमिका किस विषय पर लिखी गई? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर लिखी हुई है, ये पता ही है हमें। जबकि ये कथन किसका है? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। नोट्स में उपलब्ध है ये लाइनें, ये कोटेशन परिभाषा उपलब्ध है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपराओं को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य करवाना ये साहित्य है। ये कथन है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और ये प्रश्न भी उपलब्ध है, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, ये प्रश्न भी उपलब्ध है। ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये देखो आगे है 84 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की। भक्तमाल आदि में निम्नलिखित में से तत्व के अभाव कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना है। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल रचना है नाभादास की, ध्यान रखना। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों रचनाएं गोकुलनाथ की है। भक्तमाल रचना नाभादास की है। इसने पूछा है इनमें कौन सी चीज का अभाव है? तो तीनों चीजों का अभाव है। कालक्रम सही नहीं दिया हुआ, युगीन चेतना का अभाव है, प्रवृत्ति विश्लेषण का भी अभाव है। ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आपको याद रखने आगे आने वाले पेपर में आपके आएंगे। फिर दिया हुआ है इतिहास दर्शन का क्या अर्थ है? तो उक्त दृष्टिकोणों, विचारों, अध्ययन पद्धतियों के समूह को कहते हैं जिनका प्रयोग इतिहास के अध्ययन के अंदर संभव है। ये देखो, ये नोट्स के प्रारंभ में ही मिल जाएगा, शुरू वाले शायद पहली दूसरी लाइन में ही है। हेरोडोटस को पढ़ लेना आप लोग। हेरोडोटस ने इतिहास को किस दृष्टि व अर्थ में ग्रहण किया है? तो खोज, गवेषणा और अनुसंधान के अर्थ के रूप में ग्रहण किया है। तो हेरोडोटस से संबंधित 2-3 लाइनें दी हुई है नोट्स में शुरू में, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं पुनः बता रहा हूँ, इन 40 प्रश्नों में से तकरीबन 35 से अधिक प्रश्न नोट्स में से हैवी से आ गए हैं। तो आप लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना, ताकि रेगुलर बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो पेपर होने वाला है उसके अंदर इसमें से आपको अधिकतर प्रश्न मिलेंगे। अच्छे से इन्हें जरूर पढ़ना, ठीक है।